हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को आसान हिंदी सहज भाषा में पढ़ाने के लिए। इसमें आपको ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब टेक्नोलॉजीज, आरडीबीएमएस, डीएवीएमएस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके ज़रूर शेयर करिए, लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। तो जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग फिर सी प्रोग्रामिंग पे ही चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा सेशन है ये 32 सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने 31 सेशन सी के कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा विषय होगा वो विषय होगा प्री प्रोसेसर्स। तो हमारा जो सी लैंग्वेज है इसमें एक टॉपिक होता है प्री प्रोसेसर्स। हालांकि कहीं ना कहीं हम इसे पहले से यूज कर रहे थे, पर आज हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, उन्हें कैसे यूज में लाया जा सकता है। तो आज का जो विषय होगा वो प्री प्रोसेसर का विषय होगा। तो देखिए, प्री प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि आप जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपके द्वारा जो सोर्स कोड लिखा आता है, जो आपके द्वारा टाइपिंग किया आता है, तो जब आप कंपाइल करते हो तो कंपाइलर आपके द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को वन बाय वन कंपाइल करता है। पर अगर आप प्लान कर रहे हो कि मेरे सोर्स कोड को कंपाइल करने से पहले हमारा सी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें पहले ही समझ ले, जान ले, तो आपके कोड के कंपाइलेशन से पहले अगर किसी क्रिया को हमें सी के जरिए कराना होता है तो उसे हम लोग प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव बोलते हैं, उनके मदद से हम लोग करते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके सोर्स कोड से पहले कंपाइलेशन का काम करता है। बहुत सारे ऐसे स्टेप हमारे प्रोग्राम में होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले वो समझ ले। हमारा सी का कंपाइलर या सी प्लस प्लस में भी ये मिलता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग प्री प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग जिस पर्टिकुलर सिंबल का प्रयोग करते हैं वो हैश का निशान होता है। तो आपने देखा होगा, आप लोग हर प्रोग्राम बनाते हो उसमें आप हैश इंक्लूड लिखते हो, फिर आप एक हेडर फाइल का नाम लिखते हो। तो होता क्या है कि जो आप इंक्लूड के पहले हैश लगाते हैं तो इंक्लूड के पहले हैश जो है वो प्री प्रोसेसर बन जाता है। तो जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो आपका कंपाइलर आपके द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को पहले नहीं कंपाइल करता है, पहले जो इंक्लूड के जरिए आप हेडर फाइल लिखते हो उन्हें वो कंपाइल कर लेता है। तो इसलिए हम लोग प्री प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होंगे उनकी शुरुआत आपको हैश सिंबल के साथ करना होगा। चलिए एक डायग्राम में मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि ये प्री प्रोसेसर कैसे काम करते हैं। आपका कोई एक सी का प्रोग्राम है, उसमें आपने बहुत सारे कोड्स लिख रखे हैं। तो जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आपका कंपाइलर पहले ये चेक करेगा कि आपके प्रोग्राम में कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की पहचान ही होगी कि उसके आगे हैश का निशान लगा होगा। अगर नहीं है तो फिर कंपाइलर आपके द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को कंपाइल कर देगा। पर अगर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, यस आएगा जवाब, तो पहले प्री प्रोसेसर के अंतर्गत जो क्रियाएं लिखी गई हैं उनको वो परफॉर्म करेगा, फिर तब आपके सोर्स कोड को कंपाइल करेगा। तो आपके कंपाइल सोर्स कोड से पहले वो प्री प्रोसेसर वाली बात को समझ लेता है और फिर वो ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, फिर लिंकर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और आपको आपका आउटपुट दिख जाता है। तो इस प्रकार से हमारा सी का प्रोग्राम काम करता है। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो प्री प्रोसेसर का क्या रोल होता है वो यहाँ मैंने एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको दिखाने का काम किया है। अब आपके जो प्री प्रोसेसर्स होते हैं ये भी आपको 4 प्रकार के मिलते हैं। एक माइक्रोज होता है, एक फाइल इंक्लूजन होता है, ये आप पहले से यूज कर रहे थे। जो आप इंक्लूड के साथ हेडर फाइल लिखते हैं या यूज़र का कोई सी का फाइल इंक्लूड कराते हैं उसे हम लोग फाइल इंक्लूजन बोलते हैं। एक कंडीशनल कंपाइलेशन होता है और कुछ अदर डायरेक्टिव भी होते हैं।
तो हम लोग आज इन्हीं चारों का ही चर्चा करेंगे कि ये क्या है और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। तो इनमें अगर माइक्रोज की बात करी जाए तो माइक्रोज में क्या होता है, ये एक उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं डिफाइन, एक कीवर्ड होता है और ये हैश के साथ लगेगा। प्री प्रोसेसर्स जितने भी डायरेक्टिव होते हैं उन्हें वैड मेन के ऊपर ही लिखना होता है। जैसे आप हेडर फाइल लिखते थे, तो यहाँ मैंने लिखा है लिमिट 5, तो इसका मतलब मैंने एक माइक्रो बनाया है। अब मैं अपने प्रोग्राम में कहीं भी लिमिट कैपिटल लेटर में लिखूंगा तो उसका मतलब वो इंटीजर 5 समझेगा। तो किसी कांस्टेंट को किसी एक आइडेंटिफायर पे हम लोग एक माइक्रो के रूप में बना देते हैं और माइक्रो से आप फंक्शंस भी बना सकते हैं, जो मैं आगे आपको प्रोग्रामिंग के जरिए दिखाऊंगा। बेनिफिट यही होगा कि इसके जरिए जो भी बातें आप इनिशियलाइज करोगे तो आपके सोर्स कोड से पहले वो कंपाइल हो जाएगा। तो ये आपका माइक्रो आता है। फाइल इंक्लूजन आप यूज कर ही रहे थे। आपके द्वारा जो हेडर फाइलें होती हैं या और भी जो सोर्स फाइलें होती हैं तो उन्हें हम लोग इंक्लूड के साथ यूज करते हैं, तो उन्हें हम लोग फाइल इंक्लूजन बोलते हैं। और इनमें हम लोग दो फाइल यूज करते हैं, एक हेडर फाइलें होती हैं और एक जो हमारे द्वारा हम लोग फंक्शंस बना के एक सेव करते हैं अलग प्रोग्राम, उसे किसी दूसरे प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। और कंडीशनल कंपाइलेशन में क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का डायरेक्टिव होता है। इसके लिए इफ डेफ इन डेफ करके कीवर्ड्स हैं, इन्हें हम यूज करते हैं हैश का निशान आगे लगा के। और इसके मदद से हम लोग अपने प्रोग्राम के किसी विशेष पर्टिकुलर कोड को स्किप करा सकते हैं विशेष स्थिति के अंतर्गत। तो ये एक डायरेक्टिव है जिसे हम यूज करते हैं। फिलहाल अभी आप लोग फ्रेशर प्रोग्रामर हो, तो फ्रेशर प्रोग्रामर में ये फाइल इंक्लूजन और ये माइक्रोस तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप इसे यूज करोगे। पर आगे के जो हैं ये फिलहाल साधारण यूजर यूज नहीं कर पाते हैं। जो लोग मशीन इंडिपेंडेंट कोड बनाते हैं, कंपाइलर्स वगैरह का डिजाइन करते हैं, उन्हें इन डायरेक्टिव की जरूरत पड़ती है, तो उनका वो प्रयोग करते हैं। कुछ और भी डायरेक्टिव्स हैं, जैसे एक अनडेफ करके होता है, इसका काम होता है जो आपने डिफाइन माइक्रो बनाया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक ये प्रोग्रामा डायरेक्टिव्स होते हैं, इसके अंतर्गत स्टार्टअप और एग्जिट करके डायरेक्टिव आते हैं। इसका रोल ये होता है, अनडेफ का रोल होगा जो आपने डिफाइन के जरिए माइक्रो बनाया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, अनडिफाइंड करने के लिए। और इसका यूज ये होता है कि ऐसे कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, तो आप चाहते हैं कि जब मैं प्रोग्राम से एग्जिट हूँ, प्रोग्राम जब हमारा फिनिश हो तो वो फंक्शन ऑटो कॉल हो जाए, तो इसके साथ लिखेंगे। प्रोग्राम जब स्टार्ट हो तो वो फंक्शन ऑटो एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग इसके साथ उसका प्रयोग करते हैं। तो ये 4 प्रकार के डायरेक्टिव हैं। विशेष करके ये आपके ओ लेवल ए लेवल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा आता है। मे बी 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं, इसीलिए मैं इनको विशेष तौर पे आपके सामने लेके आया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रोग्राम का उदाहरण भी दिखा रहा हूँ। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं यहाँ माइक्रो का यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने डिफाइन कीवर्ड का प्रयोग किया है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का प्रयोग किया है, मैक्रो बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैक्स एक आइडेंटिफायर है, जरूरी नहीं कि एक कैपिटल लेटर से ही लिखा जाए। और यहाँ 5 इसका एक इंटीजर वैल्यू मैंने दिया है। तो इससे होगा क्या कि मैं अपने प्रोग्राम में जहाँ भी कैपिटल लेटर में मैक्स लिखूंगा तो उसका मतलब वो कंपाइलर उसे 5 समझेगा। तो यहाँ मैंने एक लूप चलाया है साधारण, जो 1 से लेके मैक्स तक गया है, माने 1 से लेके 5 तक जाएगा। तो ये 5 टाइम लूप चलेगा और जो भी इसका लूप के अंदर मैंने कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग मेरा जवाब आएगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था, सहज उदाहरण था, जिसमें मैंने आपको डिफाइन यानी माइक्रो को इम्प्लीमेंट करके दिखाया। अब मैं आपको एक माइक्रो का और यूज़ दिखा रहा हूँ। मैं इसमें माइक्रो के मदद से एक फंक्शन बनाने का काम कर रहा हूँ। तो फंक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसका नाम दिया है एरिया, और इसके आर्गूमेंट में मैंने 2 वेरिएबल, 2 आइडेंटिफायर लिखे हैं। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ये हो गया कि आप अपने प्रोग्राम में एरिया नाम का एक फंक्शन ना होके नेचर से माइक्रो है,
आप कॉल करेंगे और 2 वैल्यू जो भी इसे भेजेंगे वो इसको रिसीव होगा और इसका काम होगा उन्हीं 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करके वापस कर देगा। ये रिटर्न टाइप के ऑटो टाइप के होते हैं। अब अगर आप देखो तो यहाँ मैंने एरिया नाम का माइक्रो कॉल किया है। अब माइक्रो एज ए फंक्शन के फॉर्म में है, यहाँ मैं फंक्शन बोलूँगा अगर तो उसे आप माइक्रो ही समझिए। और मैंने यहाँ L1 और L2 की वैल्यू भेजी है। L1 की वैल्यू 10 है, L2 की वैल्यू 5 है। तो L1 की वैल्यू L को रिसीव होगी, L2 की वैल्यू B को रिसीव होगी। तो ये 10 और 5 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और उसी रिजल्ट्स को रिटर्न करके ये A नाम के इंटीजर में स्थापित कर देगा। तो जब मैं A को प्रिंट करूंगा तो मेरा जवाब 50 आएगा। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि माइक्रो और फंक्शन में अंतर क्या होता है। तो माइक्रो और फंक्शन में अंतर ये होता है कि माइक्रो जो होते हैं इनसे हम छोटे छोटे कैलकुलेशंस के लिए फंक्शंस बना सकते हैं। बहुत बड़ा कोई लॉजिक इसके साथ हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर छोटे छोटे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमें फंक्शंस बनाने हैं तो बेहतर है हम माइक्रो बना लें। माइक्रो चूँकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है तो ये हमारे सोर्स कोड से पहले एग्जीक्यूट होता है। इसका एक ये स्पेशल बेनिफिट होता है। तो यहाँ मैं प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 50 आपका आता है। तो एक मैंने माइक्रो आपको बना के दिखाया जिसमें मैंने फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। आप चाहें तो इसको ऐसे साधारण ब्याज के लिए भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे साधारण ब्याज के लिए लिया तो साधारण ब्याज के लिए 3 वैल्यूएँ होती हैं, P, R और T। अब यहाँ पे साधारण ब्याज का जो कंप्यूटेशन है, रिजल्ट्स है, वो कर दीजिए P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ मैंने 100 लिख दिया। अब आप इसको 3 वैल्यू सप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं डायरेक्ट 3 वैल्यू सप्लाई कर देता हूँ। ये A नाम का वेरिएबल लिया, यहाँ मैंने अपने सिंपल इंटरेस्ट को कॉल किया और 3 वैल्यू मैं यहाँ सप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 1000 लिख दिया, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 4 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 5 मेरा टाइम हो गया। अब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो कंपाइल करने पे अगर आप देखो तो एक साधारण ब्याज का मैंने माइक्रो बना लिया, उसके भी हाथ पे आ जाता है। तो छोटा लिखने में माइक्रो नाम जैसे है तो ये छोटा हो आता है। तो ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशंस के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। पर अगर प्राइम नंबर या ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना हो तो फंक्शन की मदद से ही बन पाएगा, मैक्रो से आप नहीं बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव करके। तो मैंने उसके बारे में आपको बताया और मैंने एक डायग्राम के जरिए भी बताया कि प्रोसेसर डायरेक्टिव किस तरीके से काम करते हैं। फिलहाल मैंने प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल करके आपको मैक्रोस का यूज करके दिखाया है। बाकी आपका जो थ्योरी है उसे आप देखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। मैं आज का अपना क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ। जैसा आप लोगों को पता होगा कि इस समय O लेवल के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं जुलाई एग्ज़ाम के लिए। इसका लास्ट डेट 15 मई है। तो ट्रेडिशनली जो C के अंतर्गत सिलेबस होता है वो मैंने लगभग कवर कर लिया है। अब फ्रेंड्स मेरा जो आगे का वीडियो होगा वो C से ही होगा, मगर O लेवल और स्पेशली A लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम में अपेयर होंगे जुलाई में। तो उनके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ सावधानियां हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस बना के आगे मैं डालूँगा। आज का दिन आपका शुभ।